प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। शिक्षक पर्वतारोही की डायरी का तीसरा एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। एपिसोड 2 में हमने बात की थी लो ऑल्टीट्यूड की, लो ऑल्टीट्यूड से जुड़े हुए पैदल मार्गों की और उसके रास्ते में किस प्रकार की समस्याओं से पैदल यात्री सामना करता है, उनमें से कैसे बाहर निकलता है, कैसे दृश्य दिखाई देते हैं, उस सब की हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं हाई ऑल्टीट्यूड की और कैलाश मानसरोवर की यात्रा की ओर चलने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाई ऑल्टीट्यूड सामान्यतः समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई तक का क्षेत्र, उससे ऊपर का क्षेत्र जो है उसको हम हाई ऑल्टीट्यूड के रूप में लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? पेड़ पौधों की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है, पेड़ पौधों का आकार कम होना शुरू हो जाता है और जो नीचे फल फूल आदि शार्प कलर लिए थे उनके कलर्स भी फेड होने शुरू हो जाते हैं, रंग बदलने शुरू हो जाते हैं उन फूलों के भी। और एक स्थान ऐसा भी आता है पेड़ बहुत छोटे हो गए और ऊपर चलिए पेड़ ख़त्म हो गए, झाड़ियाँ मिल जाती हैं जिसमें छोटे छोटे फूल भी मिल जाते हैं। और यदि हम और भी उससे ऊपर चले जाएं, यानी एक प्रकार से 14,500-15,000 फुट की ऊंचाई पर, तो हमें केवल चट्टानें मिलती हैं या बर्फ़ का साम्राज्य मिलता है। हाँ, सौंदर्य में संसार ज़रूर होता है क्योंकि ऊंची ऊंची चोटियाँ, भव्य चोटियाँ आपको आकर्षित करती हैं और सुबह शाम जब सूर्य की किरणें उन रिजेस के ऊपर पड़ती हैं, उन चोटियों पर पड़ती हैं, तो एक अद्भुत सुनहला संसार हमारे सामने खड़ा होता है। तो मानसरोवर जाने के लिए हमें हाई ऑल्टीट्यूड की बात करने की क्या ज़रूरत है? मैं ये बताना चाहूँगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान ज़्यादातर समय पैदल यात्री हाई ऑल्टीट्यूड में रहता है और यदि उसे हाई ऑल्टीट्यूड के बारे में ज्ञान नहीं है कि हाई ऑल्टीट्यूड का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके उन प्रभावों से कैसे व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है, यदि हम इसको नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि हमें कठिनाई महसूस हो। हमने पहले भी बताया था लो ऑल्टीट्यूड में भी दौड़ने की क्या ज़रूरत है। ये मेडल के लिए रेस नहीं है, ये एक टीम दल के रूप में एक यात्रा पूरी करनी है, एक लक्ष्य है जिसे पाना है और लक्ष्य पाने के लिए दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आराम से चलिए, विश्राम करते हुए, खान पान लेते हुए और इर्द गिर्द के प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए, उन्हें एंजॉय करते हुए चलिए, तब आपकी यात्रा का कोई अर्थ होता है, नहीं तो नहीं होता। यदि किसी प्रकार से आपको हेडेक होती है या आपको लूज मोशंस होते हैं या आप ऐसा अनुभव करते हैं कि टेम्परेचर होने की संभावना है, तो अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। इसका अर्थ क्या होता है कि आपने अपने आप को उस वायुमंडल के अनुसार ढाला नहीं, आपने एक्लेमेटाइज नहीं किया, आप अननेसेसरी दौड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में समस्याओं का आना सहज है और आपको बचना होगा। इसलिए बचिए, समझिए और बचिए। ऊंचाई पर जैसे आप पहुंचते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे कम हो गए, उनकी आकार प्रकार बहुत छोटा हो गया, ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर इन सब बातों को जान करके आप अपनी गति को बढ़ाइए या कम कीजिए।
कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर समय हम हाई ऑल्टीट्यूड में रहते हैं। भारत में हम लोग लिपुलेख पास तक यात्रा करते हैं और गुंजी के बाद पूरी तरह से आप हाई ऑल्टीट्यूड में हैं। और लिपुलेख पास जो है 16,500 फुट की ऊंचाई पर है। वहीं पर आपको जो है तिब्बत क्षेत्र मिलता है और वहीं पर ही आपको तिब्बत से होते हुए आप तकलाकोट पहुंचते हैं और फिर कैलाश परिक्रमा के लिए या मानसरोवर परिक्रमा के लिए निकलते हैं। जो यहाँ महत्वपूर्ण है, कैलाश मानसरोवर जाने के कितने ही मार्ग प्रचलित हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ चाइना दोनों मिल करके एक इस कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रबंध करते हैं, विशेष तौर पर भारतीयों के लिए। और सबसे सुगम मार्ग जो है वह कुमाऊं क्षेत्र में से होता है। आप कुछ समय पहले तक तवा घाट से अपनी यात्रा शुरू करते थे और गुंजी और नाबी ढांग, यौम पर्वत आदि के दर्शन करते हुए लिपुलेख पास पहुंचते, जहां से आपको चाइनीज़ अथॉरिटी जो है वो टेक ओवर कर लेती थी। उनके निर्देशन में आप चलते थे और लिपुलेख पास से आप तकलाकोट पहुंचते हैं। तकलाकोट से कैलाश और मानसरोवर की ओर। आपको ये जान लेना चाहिए, मानसरोवर एक अद्भुत झील है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मन से सृजित है ये झील, जहाँ प्रातःकाल के समय देवी देवता लोग स्नान आदि के लिए आते हैं। वैसे भी ये दिव्य क्षेत्र है। कैलाश को मेरू पर्वत भी कहते हैं और शिव का परमानेंट जो है अबोड है, स्थायी निवास है भगवान शिव का, परमानेंट अबोड ऑफ लॉर्ड शिवा। और हम सनातन धर्मी या हिंदू धर्म में केवल इसे पवित्र यात्रा के रूप में नहीं लेते, जैनिज्म में भी पवित्र यात्रा के रूप में इसे लिया जाता है। तिब्बती लोग भी जो है कोरा के रूप में चारों तरफ उसके यात्रा करते हैं और बुद्धिस्ट भी इस यात्रा को करते हैं। उनके अपने अपने उनकी मान्यताएं हैं। देवी देवता उनके इस स्थान से जुड़े हुए हैं, इसलिए केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल में से भी बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं जो इस यात्रा को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेपाल के माध्यम से आपको बहुत कम चलना पड़ता है, गाड़ियों की व्यवस्था है और आप लासा भी फ्लाइट लेकर के जा सकते हैं। लासा से भी लैंड क्रूजर के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा कर सकते हैं। माना पर्वत के ओर से भी जो है हमारा ये रास्ता रहा है और किन्नौर क्षेत्र जो है सतलुज रिवर के साथ साथ ऐसी संभावना है कि गुरु नानक देव जी भी मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले थे हिमाचल प्रदेश में से होते हुए। सतलुज के किनारे किनारे यदि आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आप मानसरोवर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सतलुज नदी जो है राक्षस ताल, रावण हृदय भी उसे कहते हैं, मानसरोवर के बिल्कुल पास है। उसके पश्चिमी कोने से उसका उद्गम है, यानी डायरेक्ट संबंध है कैलाश मानसरोवर के साथ सतलुज का, किन्नर क्षेत्र का। रही बात माना की, यहाँ मैं उस बारे में अवश्य कुछ न कुछ कहना चाहूँगा। कवि कालिदास ने मेघदूत नामक एक सुंदर ग्रंथ की रचना की है और यदि आप उस ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा भी जाने, होता क्या है, अलकापुरी में किन्नर अधिपति है, उसका राज्य है, यक्ष उसके अधीन काम करने वाले हैं
यक्ष से कोई त्रुटि होती है और किन्नर अधिपति अभिशाप देते हैं यक्ष को कि डाउन साउथ रत्नागिरी क्षेत्र में वह जा करके अपना जो है वनवास काटेगा। और वो यक्ष अलकापुरी से दूर, यानी अपने परिवार से दूर, अपने प्रिया से दूर साउथ में है। आषाढ़ का मौसम शुरू हो गया है, तभी उसका ध्यान आकाश की ओर जाता है जहां बादल ही बादल हैं और उत्तर की ओर दौड़ लगाते हुए बादल चलते चले जा रहे हैं। यक्ष उस बादल को अपना दूत मानते हुए प्रार्थना करता है। मेघदूत इसलिए नाम दिया गया कि मेघा, तुम उत्तर की ओर जा रहे हो, अलकापुरी की ओर, जहाँ मेरी प्रिया है, बहुत उदास होगी मेरे बिना, उस तक मेरा एक संदेश पहुंचा देना। यदि आप उस बादल की यात्रा के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान दें तो स्पष्ट है कि कालिदास अद्भुत व्यक्ति रहा है। उसने भारतवर्ष के हर कोने का अध्ययन किया है, हर कोने की यात्रा की है। बादल कहाँ रत्नागिरी से चलता है, उज्जैन पहुँचता है, जहाँ वो कहता है मेघा को संबोधन करते हुए कि तुम वहाँ बड़े बड़े मंदिर देखोगे, बड़े बड़े घंटे बजते हुए, जहाँ ऋषि मुनि तपस्वी आदि लीन होंगे। तुम वहाँ विश्राम तो कर सकते हो, लेकिन रुकना ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि मेरा पैगाम भी तुम्हें पहुँचाना है। और मेघ चलते चलते हरिद्वार पहुँचता है और अलकनंदा जो नदी है उसके साथ साथ कितने ही प्रयागों को पार करता हुआ, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, उन सब प्रयागों को पार करते हुए बद्रिका आश्रम पहुंचता है। और बद्रिका आश्रम से माना क्षेत्र की ओर, और माना क्षेत्र जहाँ विशाल हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं, वहाँ पहुँचता है। और कालिदास कहते हैं उन चोटियों के उस पार, हिमालय के उस पार का जो क्षेत्र है, जो ज़ांस्कार की तरह है, जो लद्दाख क्षेत्र की तरह है, बिल्कुल बैरन, पहाड़ियाँ हैं, पानी है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, लेकिन और कुछ नहीं है। तो उस क्षेत्र में जब तुम बड़ी बड़ी झीलों में पहुँचोगे, ऐसी झीलों में जहाँ पर हंस विचरण कर रहे होंगे, ऐसी झीलों में जहाँ स्वर्ण कमल होंगे, समझ लेना तुम अलकापुरी में आ गए हो, तुम मेरे प्रिया के क्षेत्र में आ गए हो, वहाँ मेरा संदेश पहुँचाना। यानी कालिदास एक प्रकार से कहते हैं अलकापुरी यानी मानसरोवर का क्षेत्र वही अलकापुरी है, जहाँ वो किन्नर अधिपति है, जहाँ यक्ष को अभिशाप मिला था। अब बात आती है कि यदि आप यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकलते हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको? आपके अच्छे जूते होने चाहिए, विंड प्रूफ जैकेट होना चाहिए, छाता भी होना चाहिए, वूलन कपड़े होने चाहिए। और क्योंकि तिब्बत में चीनी लोग यद्यपि खान पान के पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी हमारी इच्छा अनुसार, भारतीयों की इच्छा अनुसार नहीं हो सकता। तो यदि आप चाहें तो गुंजी से एक कुक ले जा सकते हैं, सामान भी ले जा सकते हैं, जो यात्रा के दौरान आपको वो खिलाएगा। तो ये व्यवस्था आप कर सकते हैं। सामान कम हो या ज़्यादा हो, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान में आपको घोड़े मिल जाते हैं, और तिब्बत क्षेत्र में याक भी है, घोड़ा भी है, जो आपकी सहायता करता है आने जाने में। पूजा आदि की सामग्री चाहिए, क्योंकि 2 स्थानों पर आप पूजा आदि करते हैं। मानसरोवर परिक्रमा में जैदी क्षेत्र है जहाँ पर प्रायः पूजा करते हैं। और यदि आप कैलाश के उत्तरी मुख की ओर, देरेबू, डेराफुक जिसे कह देते हैं, वहाँ पर भी पूजा का साधन है। और एक बात याद रखनी चाहिए, आप कैलाश परिक्रमा के दौरान सबसे ऊंचा क्षेत्र डोलमा पास है 19,000 की हाइट पर, जिसे आप पार करते हैं। और यदि आप आराम से विश्राम करते हुए, अपने आप को समझते हुए
अपने सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको समस्या नहीं आ सकती है। लेकिन यदि आप दौड़ लगाते हैं, तेज़ चलते हैं, तो अपने आप को ये सोचते हैं कि बहुत बड़े आप बहादुर हैं, पराक्रमी हैं, बलिष्ठ हैं, तो आपको भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आवश्यक क्या है? आवश्यक ये है, भरपूर जल पीजिए, वाटर बॉटल रखिए अपने साथ, खूब जूस जितना भी जहाँ भी मिलता है पीजिए, सूप मिलता है पीजिए, चॉकलेट आदि भी रखिए अपने साथ। और ये भी बात ध्यान देने वाली है, अद्भुत क्षेत्र है ये मानसरोवर की परिक्रमा। मेरे समय में, मैं 1997 में गया था। एक कोने से यदि आप चलते हैं और उस पूरे के पूरे उस परिक्रमा करते हैं मानसरोवर की, तो वो 100 किलोमीटर की परिक्रमा है। इतनी विशालता लिए हुए है बजील। और यदि आप कैलाश परिक्रमा करते हैं तो कैलाश परिक्रमा में आपके 54 किलोमीटर्स लगते हैं। तो यात्रा को पूरा करना ईमानदारी से वह आवश्यक है, बीमार होना आवश्यक नहीं है। और मुझे विश्वास है, यदि आराम से चलते हुए, अपने आप को समझते हुए, यात्रियों के साथ चलते हुए आप आगे बढ़ते हैं, आपको कभी कोई समस्या नहीं हो सकती, आप सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही मैं आपके पास आऊँगा, क्योंकि मार्ग में अभी ओम पर्वत के भव्य दर्शन भी उपलब्ध होने हैं। और मानसरोवर के इर्द गिर्द चलते हुए जो हर पल कैलाश दर्शन होते हैं, और जो वहाँ के जो वेव्स हैं, कुछ अद्भुत क्षेत्र है, वो धार्मिक क्षेत्र भी है, आध्यात्मिक क्षेत्र भी है। आपको अद्भुत ढंग से वो बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है। आपको कोई कष्ट आदि कोई महसूस नहीं होता। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए। शीघ्र आऊँगा आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे